पार्टनर्स का थर्ड पार्टी के साथ रिलेशन। जब पार्टनर के थर्ड पार्टी से रिलेशन की बात करते हैं तो यहां हमें समझना होगा कि एक पार्टनर के किसी भी एक्शन पे फर्म कब लायबल होगी, कब लायबल होगी। पार्टनर के किस एक्शन पे फर्म लायबल होगी? पार्टनर जाके अपने एक दोस्त को मौका मारा, फर्म लायबल है। अपनी अथॉरिटी में रहते हुए फर्म ने उसे इजाज़त तो नहीं दी थी कि जाके अपने दोस्तों को मौका मारो। अब एक प्रॉब्लम ये है कि इन लोगों की पर्सनल ज़िंदगी भी है और इनकी कारोबारी ज़िंदगी भी है। कब इनके एक्शन को इनका एक्शन कहा जाए और कब इनके एक्शन को फर्म का एक्शन कहा जाए। अब अगेन मैं अक्सर एग्जांपल देता हूँ कि फर्ज करें हमारे पास एक फ्रंट ऑफिस में एक बंदा है, अगर आपका उसने एडमिशन किया तो वो एक्शन उसका एक्शन नहीं है, वो SBI का एक्शन है। उसने एक बागीचे में जाके आपका एडमिशन किया, एक बाग में आपको मिला और वहां आपका एडमिशन किया और आपसे पैसे ले लिए, तो आप कहेंगे नहीं, क्योंकि कॉलेज तो अपने कॉलेज के प्रेमिसेस में डीलिंग करता है, तो जो कॉलेज की बिल्डिंग से बाहर निकल के डीलिंग होगी कॉलेज तो उसको नहीं करेगा। चल अगली दफा उसने कॉलेज की बिल्डिंग में बैठ के आपसे पैसे पकड़े और शादरा में इन्वेस्टमेंट कर दी आपकी 2 प्लॉटों में, क्या अब SBI लायबल होगा? क्यों? अब तो बिल्डिंग में बैठ के किया उसने। हमारे बिजनेस, इसका मतलब क्या हुआ? अगर एक बंदा हमारा नाम लेके हमारे बिजनेस में रहते हुए हमारे नॉर्मल ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में जो जिस तरह से होता है उस तरह की डीलिंग करे तो हम लायबल होंगे, लेकिन अगर वो अपने तौर पे कोई डीलिंग कर रहा है तो हम लायबल नहीं होंगे। तो फिर पार्टनर का भी यही चक्कर है कि पार्टनर कोई एक्शन फर्म के लिए करेगा, फर्म के नाम से करेगा, फर्म को लायबल कराने के लिए करेगा, या हालातों वाक़या से नज़र आ रहा होगा कि ये काम वो किस लिए कर रहा है, फर्म के लिए, तो फिर फर्म लायबल होगी। लेकिन वो अपनी ज़ाती ज़िंदगी में कोई काम करेगा या बोलेगा ये मैं फ़र्म के लिए नहीं कर रहा, जैसे उसने एक AC खरीदा और कहा ये फ़र्म के लिए नहीं खरीद रहा, तो वो उसका ज़ाती अमल काउंट होगा। ये बात याद रहेगी। तो थर्ड पर्सन के आगे फर्म तब लायबल होगी जब एक बंदे ने अपनी अथॉरिटी में रह के काम किया। जब उसने अपनी अथॉरिटी से बाहर निकल के काम किया तो फिर फर्म उसकी लायबल नहीं होगी। अब सवाल ये है कि किसी पार्टनर के फ्रॉड की वजह से क्या फर्म लायबल होगी? अगर उसने फ्रॉड किया अपने फर्म के बिजनेस में रहते हुए तो फर्म लायबल होगी। लायबल तो उस पार्टनर को होना चाहिए ना। 2 स्टेप है। स्टेप 1, थर्ड पार्टी की नज़र में फर्म लायबल है। फर्म में 5 लोगों में से दे डोंट नो किसने फ्रॉड किया, उनको फर्म से पैसे चाहिए, फर्म ने धोखा दिया उन्हें, फर्म से आके पैसे रिकवर करके चले जाएंगे। अब फिर फर्म वाले जब आपस में बैठेंगे तो उस बंदे को, तो चैप्टर 13 बताएगा कि वो फर्म से पैसे लेगा और चैप्टर 12 बताता है कि फर्म वाले आपस में देखेंगे कि किसने फ्रॉड किया, वो उससे पैसे लेंगे। तो फर्ज करें वो जो 3% का नॉमिनल पार्टनर था फार्मेसी वाले बिजनेस में, 1 करोड़ का नुकसान हो गया किसी का, उसके लिए फर्म रिस्पॉन्सिबल है और फर्म सबको मानता है, वो सब जॉइंट एंड सेवरल है, वो उसी एक बंदे को पकड़ के उससे 1 करोड़ वसूल करके जा सकता है। चैप्टर 13 कहता है वो कर सकता है, कोई मसला नहीं। फिर चैप्टर 12 कहता है कि जब आपने किसी और के हिस्से के पैसे दिए हैं तो आप बाकी पार्टनर से कंट्रीब्यूशन मांग लो। तो इसने उनके पैसे दे दिए, अब ये बाकी पार्टनर से उनके हिस्से की कंट्रीब्यूशन लेगा। तो फॉर थर्ड पर्सन पूरी फर्म लायबल है, बिटवीन द फर्म जो गलत बंदा है वो लायबल है। बिटवीन द फर्म पार्टनरशिप की जो रेशियो है वो तय होगी, और आउटसाइड द फर्म ऑन फॉर थर्ड पार्टीज दे डोंट केयर कि तुम 2% के पार्टनर हो, 25% के हो या 50% के। एक भी बंदा मिल गया, उन्होंने सारी रिकवरी करके वो साइड पे हो सकते हैं, क्योंकि पार्टनर्स की लायबिलिटी जॉइंट एंड सेवरल है। तो फर्म में किसी एक ने भी मिसअप्लाई किए फंड्स, किसी एक ने भी फ्रॉड किया, किसी एक ने भी गड़बड़ की, फर्म लायबल होगी थर्ड पर्सन्स को। उनको पैसे देने के बाद बिटवीन देम देखेंगे कि किसने फ्रॉड किया था किसने नहीं किया था, आपस की सेटलमेंट का बाहर वालों से कोई ताल्लुक नहीं। अब फर्म को अगर वो नोटिस भेजें कि तुम लोगों ने मेरा 1 करोड़ का नुकसान किया, तो फर्म ये नहीं कहेंगे जी बशीर को जाके पकड़ो उसने किया है, बशीर आपका पार्टनर है, वो बशीर को पकड़ें, शबीर को पकड़ें, शकील को पकड़ें, जिस मर्जी से पकड़ के वो नुकसान रिकवर कर सकते हैं। ये बात समझ आ रही है? तो अब जब पार्टनर्स की थर्ड पर्सन से रिस्पॉन्सिबिलिटी या फर्म तब रिस्पॉन्सिबल होगी जब पार्टनर की अथॉरिटी है। तो मुझे याद करके बताएं कि आपने अथॉरिटी की कुछ किस्में पढ़ी हुई हैं? कौन कौन सी भला? आपने पढ़ा हुआ है कि अथॉरिटी एक्सप्रेस भी हो सकती है, आपने पढ़ा हुआ है कि वो एम्प्लॉयड भी हो सकती है, आपने ये पढ़ा हुआ है कि वो इमरजेंसी वाली भी हो सकती है, और आपने पढ़ा है कि वो ऑस्टेंसिबल या इस तरह वाली भी हो सकती है, ऑस्टेंसिबल या पेरेंट। ये ऑस्टेंसिबल या पेरेंट होती है एजेंसी बाय एस्टॉपल में या होल्डिंग आउट में, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सिलेबस से आउट हो गया है।
तो फिलहाल मैं इसका तो जिक्र नहीं करूँगा। 3 केसेस में हम लायबल हो जाएंगे। अगर पार्टनर ने अपनी एक्सप्रेस अथॉरिटी में काम किया, अपनी इम्प्लाइड अथॉरिटी में काम किया, या एमरजेंसी का वही रूल है जो एजेंसी में था। क्या रूल था भला? जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में एक बंदा जो अक्लो शऊर रखने वाला अपने लिए करता, एमरजेंसी में अगर उसने अपनी फर्म के लिए वही किया तो वो जिम्मेदार नहीं है और फर्म उस चीज़ की जिम्मेदारी ले लेगी। याद है ये रूल? अब रह गया एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। एक्सप्रेस अथॉरिटी, पार्टनर की एक्सप्रेस अथॉरिटी कैसे पता लगेगी? एग्रीमेंट, पार्टनरशिप डीड। सबसे बेस्ट तो चीज़ पार्टनरशिप में एक्सप्रेस एग्रीमेंट जो उनका आपस में हुआ है वो हमेशा बताएगा कि भाई आपकी क्या क्या ड्यूटीज़ हैं, क्या क्या जिम्मेदारी। तो अगर एक पार्टनर ने अपनी उस जिम्मेदारी में रहते हुए काम किया तो फर्म रिस्पॉन्सिबल, और अगर उसने अपनी जिम्मेदारी से बाहर निकल के काम किया तो फर्म रिस्पॉन्सिबल नहीं है। लेकिन क्या थर्ड पर्सन को पता है कागज़ पे क्या लिखा है? अगर थर्ड पर्सन को पता है कागज़ पे ये लिखा है कि इस बंदे ने ये काम नहीं करना, अब थर्ड पर्सन डील करेगा तो वो भुगतेगा। लेकिन अगर थर्ड पर्सन को नहीं पता तो वो ही कैन एज्यूम कि इस बंदे के पास ये सारी जिम्मेदारियां होंगी। तो एक्सप्रेस आपके एग्रीमेंट में लिखा हुआ होगा, आप एग्रीमेंट में कोई भी प्लस माइनस कर सकते हैं, और थर्ड पार्टी को अगर नॉलेज है तो फिर थर्ड पार्टी उस चीज़ के ऊपर जिम्मेदारी लेगी। अगली बात आ जाती है इम्प्लाइड। इम्प्लाइड क्या होता है भला? जो एज्यूम की जा सकती है। एजेंट की इम्प्लाइड अथॉरिटी थी, भाई इस तरह के नौकर को, इस तरह के बंदे को, इस तरह के बिजनेस में नॉर्मली क्या क्या इजाज़तें मिलती हैं वो उसके पास है। लेकिन ये नौकर थोड़ी है, पार्टनर तो मालिक भी है, एजेंट भी है, प्रिंसिपल भी है, जॉइंट प्रोमिसर भी है। तो इसके पास क्या क्या इख्तियारात होंगे? इसके पास हर वो इख्तियार होंगे जो एक बिज़नेस चलाने वाले के पास होते हैं। लोन ले सकते हैं, दे सकते हैं, बिज़नेस चला सकते हैं, एम्प्लॉयज़ हायर कर सकते हैं, तनख्वाहें दे सकते हैं, रसीदें दे सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स कर सकते हैं, लीगल केसेस कर सकते हैं, डीलिंग कर सकते हैं। इनके पास हर चीज़ का इख्तियार है। यहाँ ये इंपॉर्टेंट नहीं है इनके पास इख्तियार क्या क्या है, इंपॉर्टेंट ये है कि क्या इनको कहीं रुकावट है। लॉ ने 8 पाबंदियाँ लगाई हैं इस चैप्टर में, ये लिस्ट इंपॉर्टेंट है। 8 ऐसी जगह हैं जो ये काम बगैर बाकियों की इजाज़त के नहीं कर सकते। इसका मतलब है वो बिज़नेस चलाने के लिए जो भी करें वो इनकी इम्प्लॉयड अथॉरिटी काउंट हो जाएगी। लेकिन 8 ऐसे काम हैं जो नहीं काउंट होंगे। ये एक इमूवेबल एसेट खरीद नहीं सकते बगैर बाकियों से पूछे फर्म के लिए। ये कोई इमूवेबल एसेट को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते बगैर बाकियों से पूछे। ये लीगल केस जो चल रहा है उसे अदालत से वापस नहीं ले सकते बाकियों से पूछे बगैर। जो अदालत में लीगल केस चल रहा है उसमें कोई कंप्रोमाइज़, कोई आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट नहीं कर सकते बाकियों से पूछे बगैर। ये एक लीगल केस जो चल रहा है उसमें जाके ये नहीं कह सकते मैं वाकई मानता हूँ हम सारे फर्म वाले इतने करोड़ देने के लिए पाबंद हैं, एडमिट नहीं कर सकते कोई लायबिलिटी। चलते हुए लीगल केस को आर्बिट्रेशन में नहीं ले जा सकते जब तक बाकी तैयार ना हो। फर्म का बैंक अकाउंट अपने नाम पे बगैर बाकियों से पूछे नहीं खुलवा सकते, और अपनी फर्म को किसी और फर्म में एग्रीमेंट में दाखिल नहीं कर सकते, किसी और फर्म के साथ पार्टनरशिप में नहीं ऐड करवा सकते। तो इसका मतलब ये है कि 8 काम वो नहीं करेंगे और इसके अलावा वो कोई भी काम कर सकते हैं। थोड़ा सा जल्दी जल्दी से देखते हैं कि किताब हमें क्या बताना चाह रही है। क्या चीज़ किसमें? इसमें तो 100% ये सारे मानेंगे तो ये काम होगा, वरना नहीं होगा। ये सिंपल मेजोरिटी वाला चक्कर नहीं है। अथॉरिटी ऑफ पार्टनर, actual authority, the authority of each partner may be specified in the partnership agreement. Implied authority क्या है? Act of partner done by him as an agent of the firm in the course of business. याद है? As agent of firm, in course of business, in name of firm, या कोई भी और तरीका है जिससे आप साबित कर रहे हैं कि आप फर्म को बाइंड करने लगे हैं। अथॉरिटी टू बाइंड द फर्म इज नोन एज इम्प्लाइड अथॉरिटी। हर पार्टनर अपनी इम्प्लाइड अथॉरिटी में कुछ काम कर सकता है। किताब ने एक लिस्ट दी है, ये लिस्ट याद नहीं करनी कि क्या क्या कर सकता है। इसमें आप खुद से 15-20 बातें भी ऐड कर सकते हैं। हर मालिक बिजनेस में जो जो कर सकता है वो यहाँ लिखा जा सकता है। फॉर एग्जांपल बाइंग एंड सेलिंग गुड्स हो सकता है, रिसीविंग पेमेंट्स हो सकता है, डेट्स कॉन्ट्रैक्ट करना हो सकता है, अकाउंट्स की सेटलमेंट, पेमेंट्स वगैरह हो सकता है, सर्वेंट्स एम्प्लॉइज अपॉइंट करना हो सकता है, चेक वगैरह देना लेना हो सकता है, मूवेबल प्रॉपर्टी को किसी के पास ज़मानत के तौर पर रखवाना हो सकता है, और फर्म के बिहाफ पे जाके लीगल केस लड़ना हो सकता है, और बहुत सारी बातें हो सकती हैं जो ये कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि क्या काम नहीं कर सकते। फॉलोइंग एक्ट्स आर नॉट इंक्लूडेड इन इम्प्लाइड अथॉरिटी ऑफ पार्टनर अनलेस के मार्केट की परंपरा हो, रिवाज हो कि वो काम बड़ा कॉमनली चलता है। आप फॉलोइंग काम नहीं कर सकते बाकियों से पूछे बगैर। आर्बिट्रेशन, फर्म का डिस्प्यूट आर्बिट्रेशन में लेके जा सकते हैं। आप फर्म का बैंक अकाउंट अपने नाम पे नहीं खुलवा सकते।
कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। ये काम करना मना नहीं है, बगैर इजाजत करना मना है। कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। फर्म का लीगल केस चल रहा है, आप आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट नहीं कर सकते, आप केस विड्रॉ नहीं कर सकते, लाइबिलिटी एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि हाँ भाई हम इतने जिम्मेदार हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्वायर नहीं कर सकते, इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं कर सकते, अपनी फर्म को किसी और पार्टनरशिप में एंटर नहीं कर सकते। पता लगा एक और बड़ी पार्टनरशिप है, उसने आपको आके कहा हाँ भाई तुम लोग हमारे पार्टनर बनोगे, इसने कहा हाँ, इसकी बाकी दोस्त तैयार नहीं थे, इसने ओके कर दिया, तो ऐसा नहीं होगा, जब तक वो तैयार नहीं होंगे तब तक ये उस पार्टनरशिप में एंटर नहीं हो सकता। अब याद रहे, एक चीज एग्रीमेंट में प्लस माइनस की जा सकती है, लेकिन ये 8 बातें एग्रीमेंट में भी प्लस माइनस नहीं कर सकते। आप एग्रीमेंट के तहत ये नहीं कह सकते हम नहीं मानते इस बात को, ये लॉ ने लिस्ट बताई है। थर्ड पर्सन ने एक बंदे से इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीद ली, एक पार्टनर से इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीद ली, थर्ड पर्सन को नहीं पता था इनका आपस में क्या तय हुआ हुआ है, क्या थर्ड पर्सन लायबल है? हाँ जी लायबल है। क्यों? लॉ में लिखा हुआ है, उसे पता होना चाहिए था, ये एग्रीमेंट में नहीं लिखा, ये लॉ ने 8 बातें बताई हैं। इसका मतलब इम्प्लाइड अथॉरिटी में जो चीज़ें नहीं है उसकी कोई गुंजाइश नहीं है। थर्ड पर्सन को खुद ही पता होना चाहिए कि ये 8 बातें तो मैं एज्यूम करूँ कि ये पार्टनर की जिम्मेदारी, वो नहीं है अथॉरिटी। इन 8 बातों में से कोई भी बात करनी है तो सारे पार्टनर्स को सामने हाजिर करके सबसे एक्नॉलेजमेंट लेगा तो वो डील करेगा, वरना नहीं। लेकिन जो पार्टनरशिप के एग्रीमेंट में नहीं लिखा और उसे नहीं पता, उसमें उसके जान बख्शी है। यहां इन 8 बातों में कोई कंफ्यूजन? पक्का? पार्टनरशिप डीड, नॉर्मली अगर पार्टनरशिप डीड में कोई रिस्ट्रिक्शन है तो वो भी अप्लाई करेगी, लेकिन ये इफेक्टिव ओनली अगेंस्ट दैट पर्सन होगी जिसको नॉलेज है उस बात का। समटाइम आप रेटिफिकेशन भी कर लेते हैं, एक बंदे ने अपनी अथॉरिटी से बाहर निकल के काम किया तो थर्ड पर्सन ने कहा हाँ भाई बताओ क्या इसको अथॉरिटी है, अगर बाकी पार्टनर्स आके कह दें कि हाँ भाई कल जो इसने ट्रांजेक्शन की थी हम इसे अथॉरिटी दे रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली वो काम अथॉरिटी में काउंट होगा। इसको हम रेटिफिकेशन कहते हैं कि बाद में किसी माजी के किसी एक्शन को कंफर्म कर दिया। जब एक पार्टनर एक्सीड करता है अपनी अथॉरिटी से तो अदर पार्टनर्स चाहें तो अप्रूव कर सकते हैं ऑथराइज एक्ट रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के साथ। वो जिस दिन हुई है उसी दिन से वैलिड होगा, क्योंकि अब उन्होंने सारे डाउट खत्म कर दिए कि क्या अथॉरिटी थी या नहीं थी, और क्या दूसरे बंदे को उस अथॉरिटी का पता था या नहीं पता था। जब सारे पार्टनर्स आके कह दिया हाँ जी इसके पास अथॉरिटी है, तो मान लें फिर उसके पास अथॉरिटी है। देन इमरजेंसी, वही बात आपने जो पीछे पड़ी हुई है, पार्टनर के हमेशा इमरजेंसी में टू डू ऑल सच एक्ट फॉर प्रोटेक्टिंग द फर्म फ्रॉम लॉस एज वुड बी डन बाय अ पर्सन ऑफ ऑर्डिनरी केयर इन हिज ओन केस। फिर अगेन जब भी आपने फर्म को बाइंड करना है, कोई भी एक्ट डन या इंस्ट्रूमेंट आपने करना है, तो इरादा ये होना चाहिए कि आप फर्म के नाम से करें या क्लियरली सबको बताएं कि ये हरकत मैं किस लिए कर रहा हूँ, फर्म के लिए। तो फिर आपका एक्शन फर्म का एक्शन काउंट होगा, वरना आपका एक्शन फर्म का एक्शन काउंट नहीं होगा। ये बात कुछ चौथी पांचवी दफा रिपीट की है लॉ ने। अगर एक पार्टनर एक चीज मान जाए, एडमिशन एडमिट कर ले, पार्टनर का एक जुमला, क्या उसका जुमला है या फर्म का जुमला है? भाई हमारे फ्रंट ऑफिस में फर्ज कर हमारा एक पार्टनर बैठा हो, अब वो यहां मान ले कि आपको डिस्काउंट दे रहा है तो फिर फर्म मान रही है, लेकिन वो बागीचे में बैठ के अगर कहे तो नहीं है। या वो मान ले कि आपके पैसे हम शादरा में इन्वेस्ट कर देंगे, तो इसका मतलब है कि फिर कोई भी एडमिशन या रिप्रेजेंटेशन एक पार्टनर की वैलिड अगेंस्ट फर्म कब होगी? जब सच एडमिट करना या रिप्रेजेंटेशन रिलेट टू अफेयर्स ऑफ द फर्म एंड सच एडमिशन और रिप्रेजेंटेशन मेड इन द ऑर्डिनरी। हमारे अफेयर से रिलेटेड और हमारा बिजनेस जिस तरीके से चलता है अगर उस तरीके से हो तो हम उसकी जिम्मेदारी लेंगे, अगर वो उस तरीके से नहीं है तो हम उसकी जिम्मेदारी नहीं लेंगे। एक एक्टिव पार्टनर को नोटिस दें तो उसको नोटिस देना, क्या फर्म को नोटिस देना काउंट होगा? एक्टिव पार्टनर को नोटिस देना फर्म को काउंट होगा अगर आपने फर्म के बिजनेस के लिए उसे दिया है। एक एक्टिव पार्टनर को नोटिस दें कि तुम्हारे एक पार्टनर ने अपना प्रॉपर्टी टैक्स नहीं दिया, तो फिर ये फर्म को नोटिस काउंट नहीं होगा। लेकिन अगर उसे नोटिस दें कि तुम लोगों के फर्म के बिजनेस ने प्रॉपर्टी टैक्स नहीं दिया, तो अगर एक नोटिस एक्टिव पार्टनर को दिया जाए, ये नोटिस जो है वो अफेयर्स ऑफ द फर्म से रिलेट करता हो, किसी साइलेंट या स्लीपिंग पार्टनर को ना दिया जाए, और अगर साबित हो जाए कि कोई फ्रॉड वगैरह नहीं हुआ इस सारे मामले में, तो एक बंदे को नोटिस देना, फर्म को नोटिस देना काउंट होगा। इन दोनों चैप्टर्स ने ना भरपूर कोशिश करके बस ये बताने की कोशिश करनी है कि कब एक बंदे का एक्शन उसका एक्शन है और कब वो फर्म का एक्शन है। निशानियाँ गिनती की 2-3 ही है। फर्म के बिजनेस से रिलेट करता हो, फर्म का जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस जिस तरीके से हो रहा होता है उससे रिलेट करे, और अगर हो सके तो फर्म के नाम से या इस इरादे से कि जो साबित हो रहा हो कि हम फर्म के लिए कर रहे हैं।
अगर ऐसा होगा तो वो फर्म का एक्शन काउंट होगा, और अगर इस तरह की निशानियां पूरी नहीं होंगी तो उस बंदे का ज़ाती एक्शन कहलाएगा। फिर जिन चीज़ों पे हम थोड़ी देर पहले डिबेट कर रहे थे, जॉइंट एंड सेवरल लायबिलिटी, पार्टनर एक्ट ऑफ फर्म की लायबल होगा, लायबिलिटी ऑफ पार्टनर इज बोथ जॉइंट एंड सेवरल सो दैट क्रेडिटर मे कंपेल एनी वन और मोर ऑफ द पार्टनर के वो सारा का सारा उनसे ले ले। फर्म की लायबिलिटी लॉन्गफोर्ड एक्ट ऑफ पार्टनर के लिए, अगर एक पार्टनर गलत हरकत करेगा तो भी फर्म लायबल होगी। अब आप कहेंगे नहीं सर वो तो आपने कहा था कि अगर वो फ्रॉड करेगा तो वो लायबल होगा, वो बात की बात है, सेकंड स्टेप है। पहला स्टेप क्या है, थर्ड पर्सन फर्म से पूछेगी, फिर बाद में फर्म वो जो पिछला चैप्टर था उसमें जाके उस बंदे से कहेगी कि तुमने हमारे साथ धोखा किया, अब तुम हमें कंपनसेट करो। तो फॉर थर्ड पर्सन फर्म लायबल है, बिटवीन द फर्म वो पार्टनर लायबल है। तो वो फर्म का अपना मसला है कि किस पार्टनर ने किसको धोखा दिया। थर्ड पर्सन ने कहा तुम्हारी पार्टनरशिप ने मुझे धोखा दिया। हमारे फ्रंट ऑफिसर ने अगर आपके साथ धोखा किया तो आप कहेंगे एसबीआई ने धोखा किया, आप हमसे कंपनसेशन मांगेंगे, बाद में हम अपने फ्रंट ऑफिसर से लड़ेंगे ये तुमने क्या किया, ऐसे नहीं करना था, ये तो गलत था, तुमने ये इस तरह से तुम्हें नहीं करना चाहिए था। तो थर्ड पर्सन के लिए पहले फर्म लायबल होती है और फिर फर्म बाद में अपने उस रेलिवेंट पार्टनर को पकड़ती है। बात समझ आ रही है? इसी तरह से अगर मिस एप्लीकेशन हुई है, फर्म के किसी पार्टनर ने पैसे पकड़ के उड़ा दिए तो फर्म लायबल नहीं है, उस बंदे की लायबिलिटी है। लेकिन दो स्टेजेस क्या हैं, पहली स्टेज थर्ड पर्सन के लिए फर्म लायबल है। तो अगर पेपर में सवाल आया कि एक बंदे ने फंड्स खुरबुद कर दी और बेईमानी की और चालबाजी की तो क्या फर्म लायबल होगी या नहीं होगी, तो इसका जवाब यस भी और नो भी है। यस फर्म लायबल होगी थर्ड पर्सन को, नो फर्म लायबल नहीं होगी, वो पार्टनर लायबल होगा फर्म को। तो फॉर थर्ड पर्सन फर्म लायबल है, बिटवीन देम फर्म लायबल नहीं है, वो पर्सन लायबल है। ये याद रहेगा। चैप्टर 12-13 का सबसे बड़ा नुस्खा यही है कि ये समझ आ जाए कि बाहर वालों के लिए फर्म जिम्मेदार है और फर्म वालों में जिसने गड़बड़ की है वो जिम्मेदार है। यहां तक कोई जल्दी से अगर एक आध को एक सवाल पूछना है तो, अगर एक बंदा इतना बड़ा नुकसान कर दे जो फर्म पे ही ना कर सके तो फिर क्या होगा, फर्म जॉइंट एंड सेवरल अनलिमिटेड लायबिलिटी रखती है। पहले फर्म के सारे असासे बेचेंगे, फिर उसके बाद तमाम जो लोग फर्म के पार्टनर हैं उनको अपने घर के असासे बेच के उस नुकसान को पूरा करना होगा। अनलिमिटेड लायबिलिटी बड़ी जालिम वैसी चीज़ होती है, तभी तो लोग कंपनियों की तरफ जाते हैं। ट्रांसफरी ऑफ पार्टनर इंटरेस्ट किताब में एक टॉपिक होता था, अल्हम्दुलिल्लाह रिसेंटली चंद दिनों पहले आई कि अपने उड़ा दिया है। और उसी के साथ आगे फिर जो है वो एक एस्टॉपल और होल्डिंग आउट का टॉपिक था। अगर आप किताब में जो पकड़ाएं तो अगर ये लेटेस्ट एडिशन है तो किताब में एक पूरा वर्का आप फाड़ सकते हैं, पेज 43-44 दोनों अब सिलेबस से निकल गए हैं। ये वर्का हटा भी दिया जाए तो भी ज़िंदगी हमारी फिर भी काम की रहती है। आई के अपने रिसेंटली अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी जिद्दोजहद के बाद कुछ तो माइनस किया, मुझे अभी तक दुख है और मैं पेपर से पिछले हफ्ते तक भी उनसे लड़ता रहूँगा कि आपने जो है ना कंसोलिडेशन क्यों नहीं निकाला, वो जो ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। लेकिन होल्डिंग आउट वाला टॉपिक जो मेरे पास पेज 43 पे आ रहा है और नीचे जो इसको मैं समझाने के लिए लंबा चौड़ा ट्यूटर नोट दिया होता था वो सब खत्म हो गया। और अगले सफ़े पे इतना सा एक टॉपिक था ट्रांसफर ऑफ पार्टनर इंटरेस्ट, ये भी ख़त्म हो गया। तो 5 सफ़ों में से 2 सफ़े तो आई के अपने उड़ाती है, तो रह गया आखिरी सफ़ा। आखिरी गुफ्तगू करते हैं, माइनर एडमिटेड टू बेनिफिट्स। वक्त कम मुकाबला सख्त, इस चैप्टर का आई कैप का सबसे फेवरेट टॉपिक माइनर एडमिटेड टू बेनिफिट्स। रट्टा पूछना हो तो वो एम्प्लॉयड अथॉरिटी की लिस्ट पूछ लेता है, और अगर लॉजिक या रट्टे की मिक्सिंग पूछनी हो तो ये बड़ा मज़ेदार सा टॉपिक है। वक्त कम है मुकाबला सख्त है, जल्दी से इसे देख लेते हैं। समटाइम क्या होता है कि एक बंदे की डेथ हो जाती है और उसके बाद जब उसके घर वाले हिस्सा लेने आते हैं तो फर्म वाले उन्हें कहते हैं कि देखिए जी इस बंदे का 2 करोड़ बीच में इन्वेस्ट हुआ है, इस वक्त फौरी तौर पे हमारे लिए निकाल के देना भी मुश्किल है। आप कहें तो इस बंदे का 20% शेयर था, ये एक्टिव पार्टनर भी था और मतलब इसने पैसे भी दिए हुए थे, तो इसके एसेट भी पड़े हुए हैं। एक तरीका ये है कि इसके एसेट आप हमारे पास रहने दें, हम 20 के बजाय 10% आपको देते रहेंगे। दूसरा तरीका, आप एसेट निकाल के ले जाएं। तीसरा तरीका, घर में से इसके किसी रिश्तेदार को हमारा पार्टनर बना दें। तो बेवा ने कहा हाँ ठीक है जी ये मेरा बच्चा है, ऐसे पार्टनर बना लें। बच्चे से पूछा बेटा तुम्हारी क्या एज है, उसने कहा 17 साल 3 महीने। गड़बड़ हो गई, माइनर है, पार्टनर नहीं बन सकता। पार्टनरशिप ने एक ऑप्शन दी है कि अगर इस तरह की सिचुएशन बन जाए तो आप एक माइनर को फिलहाल ऐड कर सकते हैं। वो पार्टनर नहीं कहलाएगा लेकिन वो एडमिट टू द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप हो जाएगा। अब क्या होगा, जब तक वो बच्चा बड़ा नहीं हो जाता उस बच्चे को उतना ही शेयर मिलता रहेगा जितना उसके फादर को मिल रहा था जिसका शेयर उस तक पहुंचा है।
जब ये बड़ा हो जाएगा उस वक्त इसको ऑप्शन दी जाएगी कि भाई अब तुम 18 साल के हो गए हो या मेजर हो गए हो, अब तुम डिसाइड करो क्या तुम फर्म के पार्टनर बनना चाहते हो या नहीं। अगर वो कह देता है हाँ मैं पार्टनर बनना चाहता हूँ, तो फिर जो पीछे जितने भी नुकसान हुए हैं वो भी उसके ज़िम्मे डाल देंगे। और अगर वो कहता है मैंने पार्टनर नहीं बनना, तो हम अभी तक सिर्फ उसको प्रॉफिट का हिस्सा देते रहे थे और जो नुकसान था हमने उसको शेयर नहीं किया था। इसका मतलब है जब एक माइनर को बेनिफिट्स में ऐड कर रहे हैं और माइनर आके डे टू डे अफेयर्स भी नहीं चला रहा, तो जो गलती बाकी पार्टनर्स की कोताही की वजह से हो रही है वो उसको शेयर नहीं करनी, और वो सिर्फ प्रॉफिट में हिस्सा लेता रहेगा। और जिस वक्त वो बड़ा हो जाए और कहे मैंने नहीं आगे चलना, तो फिर वो हमसे एसेट्स का हिस्सा भी ले जाके जा सकता है। लेकिन अगर वो कहे मैंने हिस्सेदार बनना है, तो फिर वो जो पीछे नुकसान हुए हैं वो भी उसे बेयर करने पड़ेंगे। ये उसने कब बताना है? जब वो 18 साल का हो जाए या उसको नॉलेज बाद में हो। समटाइम क्या होता है कि एक बंदे को, एक बच्चे के अकाउंट में मुख्तलिफ सोर्सेज से फादर ने सोर्स बनाए हुए हैं कि वहाँ पैसे आ रहे हैं, बच्चे को अपने 18 साल के होने के 6, 8, 10 महीने तक पता ही नहीं लगा। जब उसे पता लगा तो उसको जिस वक्त पता लगे या उसको बता दें बाकी पार्टनर्स, उसको अब 6 महीने में डिसीजन लेना होगा। जिस दिन 18 साल का हो जाए उसके 6 महीने में डिसीजन लेना है, नहीं तो जब उसे पता लग जाए उसके 6 महीने में, विच एवर इज लेटर, 6 महीने में उसे डिसीजन लेना है। 6 महीने में वो दो काम कर सकता है, या वो कहते मैं पार्टनर बनने लगा हूँ या नहीं। अगर कहीं मैं नहीं बनने लगा तो ठीक है, उसको असासे दें। और अभी इस वक्त वो 19 साल के आसपास की एज हो गई है, कोई बात नहीं, हम अभी तक उसे माइनर काउंट करें और उसको सिर्फ प्रॉफिट्स के अच्छे शेयर दें, लॉसेस के शेयर ना दें, और उसको उसका खर्चा पानी और बाकी चीज़ें दे के रुखसत करें। लेकिन जब वो कहता है मैंने पार्टनर बनना है, तो फिर जो पीछे उस दौरान जब से वो एडमिट हुआ था तब से अब तक जो लॉसेस का शेयर उसे नहीं गया था वो भी उसे चार्ज करेंगे और अब उसे पार्टनर बना लेंगे। अगर वो खामोश भी रहे 6 महीने गुजरने तक, तो भी समझा जाएगा वो पार्टनर है। उसे पता था या नहीं पता था, ये बात भी उसी को साबित करनी होगी कि उसे क्यों नहीं पता लगा बड़े होने के बाद भी। तो अगेन टॉपिक मज़े का था, इस पर टाइम ज़रूर लगाते, लेकिन हमारे पास उतना मार्जिन बचा नहीं था। तो एक माइनर को कभी भी सबकी रजामंदी से बेनिफिट्स में ऐड कर सकते हैं। वो पार्टनर नहीं बनता तो पार्टनर के राइट्स भी नहीं होते उसके पास, वो जाके बहुत ज़्यादा डिटेल से हिसाब किताब नहीं देख सकता, सामने सामने के अकाउंट्स देख सकता है, ज़्यादा मशवरे नहीं दे सकता, कंपनी की डे टू डे फर्म के अफेयर्स में नहीं आके बैठ सकता। लेकिन जिस दिन पार्टनर बन गया उस दिन ये सारे राइट्स उसे मिल जाएंगे। तो इसे हम कहते हैं माइनर एडमिटेड टू बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप। माइनर को सिर्फ बेनिफिट्स में आपने शामिल किया। अब ये टॉपिक जो है ना हमारे गैर ज़रूरी सवालों की वजह से थोड़ा दब गया और हमारे पास